आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो है मार्च क्लोजिंग होने के बाद एक नया बिजनेस फिर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे हर साल बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च टू अप्रैल, यानी कि अप्रैल 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है और 31 मार्च को लास्ट करता है। ये बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है। ट्रांजैक्शन का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिनके पास नहीं होगा वो डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं और फिर ट्रांजैक्शन को बना सकते हैं। जहां जो गलती हो उसको आप देख सकते हैं। तो इस बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे था कि एक व्यापारी के पास पिछले वित्तीय वर्ष में चलाए हुए व्यापार से कुल नकद 25 लाख रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। यानी कि पिछले साल जो बिजनेस चलाया, अब कैपिटल क्या लगाया उसका यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। यानी कि पिछले साल जो बिजनेस चलाया, चाहे वो कैपिटल 10 लाख लगाया हो या 50 लाख लगाया हो, तो 25 लाख रुपए उसको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। अब उस लाभ के रुपए से अगले साल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब उस बिजनेस को वो जो कैपिटल लगाया, जो पूंजी था उसका, वो सारा पूंजी जो है सो वो अब निकाल कर ले जाए घर या जो भी करे, या उस बिजनेस को बंद कर दे, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जो बिजनेस उसने चलाया उससे उसको 25 लाख रुपए लाभ हुआ और उस लाभ के रुपए से उसने यहाँ पर बिजनेस चला रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मार्च क्लोजिंग में ऐसे किया जाता है कि मार्च क्लोजिंग में आप जो पिछले बिजनेस 31 मार्च को जो हिसाब किए, फिर 1 अप्रैल को जो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मार्च क्लोजिंग का अमाउंट, यदि लॉस में है तो लॉस, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट से आगे बिजनेस चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो लाभ हुआ उस लाभ को सिर्फ आगे ट्रांसफर कर रहा है, बाकी कैपिटल को सब निकाल दिया। अब निकाला कि नहीं निकाला यहाँ पर कोई चर्चा, इस क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं किया गया है। सिर्फ ये बता रहा है कि 25 लाख जो लाभ हुआ उससे बिजनेस चलाया गया। तो यहाँ पर पिछला पैसा वो अपना रख लिया हो या कैपिटल जो लगाया वो वापस किसी को कर दिया होगा या किसी से लिया होगा उसको दे दिया होगा, या अपना पूंजी लगाया वो पूंजी अपना निकाल कर घर लेके चला गया। अब 25 लाख रुपए जो लाभ हुआ, अब उसका इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, अपना पूंजी लागत कुछ नहीं है, इसमें अपना कैपिटल इसमें उसका कुछ नहीं है। अब ये पैसा जो है वो प्रॉफिट का रुपया है। अब प्रॉफिट का रुपया है, इसका ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके बाद दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि इस बिजनेस में कुछ दिन चलने के बाद आग भी लग गया और भी तरह तरह का ट्रांजैक्शन किया गया है। तो मेन चीज हमारा यहाँ पर देखना है कि जो पिछला बिजनेस चलाया गया है वो प्रॉफिट से रुपया आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। व्यापार के सभी प्रकार के आमदनी को या लाभ को क्रेडिट करेंगे, सभी प्रकार के नुकसान या खर्च को डेबिट करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसीलिए ये अकाउंट जो बन जाएगा वो सीआर बनेगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये लाभ जो हुआ तो लाभ में क्या मिला, कैश मिला या फिर कोई मशीन मिला या कोई गुड्स मिला। तो यहाँ पर मशीन या गुड्स का कोई चर्चा नहीं है। पिछला साल जो भी सामान बचा हुआ था उस सामान हो सकता है पूरा बिक गया होगा, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा होगा, या फिर जो भी मशीन होगा उस सबको वो साइड कर दिया। सिर्फ पिछले साल से ये लाभ रुपया ले रहा है, बाकी कुछ नहीं ले रहा है। सिर्फ लाभ का रुपया लेकर के अगले साल ये बिजनेस चला रहा है। और या फिर हो सकता है कि उस बिजनेस में जो लाभ हुआ होगा उसी रुपया से कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पिछले साल वित्तीय वर्ष से में चलाए हुए व्यापार से कुल नकद 25 लाख रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। उस रुपए से वह अगले वित्तीय वर्ष का व्यापार आरंभ करता है। तो वह अगले वित्तीय वर्ष, ये मतलब क्या हो गया, जो इस साल हम चलाए तो अगला साल भी चलाना है, तो उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है लेकिन सिर्फ 25 लाख से, उसी बिजनेस को
अगले वित्तीय वर्ष एक नया बिजनेस रहता है यहाँ पर, तब हो जाता है नया बिजनेस, लेकिन यहाँ पर नया का कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष, मतलब जो बिजनेस चल रहा था उसी बिजनेस का अगले वित्तीय वर्ष। तो ये वित्तीय वर्ष व्यापार आरंभ किया पुनः उसे, तो इसका ट्रांजैक्शन जो बनेगा वो आपके पास कैश रुपया आया है, और आया कहाँ से, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से आया है। तो आने वाला संपत्ति कैश हो गया, कैश क्या हो गया, संपत्ति हो गया जो बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। और वो पैसा आया कहां से, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से आया, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से आया। ऐसे आप देखते थे जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता था तो मालिक रुपया देता था तो उसको कैपिटल लिखते थे हम लोग, लेकिन यहां पर कैपिटल नहीं आएगा, यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। तो कैश अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रकार से ट्रांजैक्शन बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट ले लिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, वित्तीय वर्ष हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और लास्ट होता है 31 मार्च को। तो हम क्या किए, यहाँ पर 1 अप्रैल ले लिए, क्योंकि बिजनेस वित्तीय वर्ष से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्ट हो रहा है उस यहाँ पर डेट मंथ आपका बन रहा है अप्रैल। अब ईयर आप कोई भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन दिया गया था जिसमें डेट एंड और ईयर नहीं दिया हुआ था, लेकिन बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो उस 1 अप्रैल का जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसका ईयर आप ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 ले रहे हैं। अब ये हो सकता है हम यहाँ पर 1 तारीख लिख दें, तो चलिए 1 तारीख कर दिए। अब ये हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट जो होता है ध्यान दीजिएगा, ये 25 लाख रुपए यहां पर प्राप्त हुआ, 25 लाख रुपए यहां पर प्राप्त हुआ। चलिए अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखिए लॉस साथ में चलता है, यदि लॉस रहता, यदि बिजनेस में लॉस रहता तो भी लिखते हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो भी लिखते, सिर्फ लॉस से घाटा हो गया, लेकिन घाटा कैसे हुआ पता नहीं चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो यदि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है उस स्थिति में डेबिट होता है ये, लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली में या फिर अकाउंटिंग में प्राइमरी अकाउंट होता है, प्राथमिक अकाउंट होता है, तो हमेशा जाएगा, ये जुड़वा भाई है, ये जुड़वा भाई है, जहां दुख जाएगा वहां सुख जाएगा, जहां सुख जाएगा वहां दुख भी साथ में जाता है। अब जिसका पावर ज्यादा है वो अपना पावर दिखाता है, जिसका पावर कम है वो पीछे हट जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रॉफिट का पावर ज्यादा है कि अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन साथ में लॉस को भी धोखा के रखा हुआ है। यदि यहाँ पर ये गड़बड़ किया तो ये अपना पावर फिर दिखा देगा, फिर बिजनेस क्या होगा, आगे चल करके लॉस हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट के रूप में तो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को हम दिखा रहे हैं, तो ये डेबिट हो गया। यदि लॉस होगा, ये सॉरी ये क्रेडिट हो गया, यदि लॉस होगा तो ये चल जाएगा डेबिट में, फिर भी अकाउंट लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है हमेशा, चाहे बिजनेस आपका लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, लेकिन पावर दोनों का अलग अपना अपना रहता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का पावर देना है, और लॉस है तो लॉस का, प्रॉफिट के लिए सी और लॉस के लिए डीआर होता है, लेकिन लिखाएगा एंड करके, हमेशा लिखाएगा, हमेशा एंड करके लिखाएगा। तो ये 25 लाख रुपए क्या हुआ, आपको प्राप्त हो गया। अब कहता है ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन कहता है आपको, अब कहता है बिजनेस आरंभ किया जिसमें उसने 5 लाख का मशीनरी खरीदा माल निर्माण के लिए, यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए 5 लाख का कोई मशीन खरीदा। कौन सा मशीन है, बिजनेस किस चीज का है, इसका कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, निर्माण करने के लिए 5 लाख का मशीन खरीदा गया है। जब 5 लाख का मशीन खरीदा गया है तो मशीन संपत्ति हो गया, और संपत्ति खरीदा गया है, वो संपत्ति हमारे बिजनेस में आ रहा है और बदले में 5 लाख का भुगतान किया जा रहा है। यहाँ पर नकद की चर्चा हो रहा है, उधार का कोई चर्चा नहीं। यदि उधार रहता तो नाम लिखा रहता, नाम लिखा हुआ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो मशीन हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डीआर टू
कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब ये 5 लाख रुपए जो है लगाया था मशीन खरीदने में, ये 5 लाख रुपए लगाया था मशीन खरीदने में, 5 लाख है मशीन, ये खरीदा गया। इसके बाद क्या कर रहा है इस व्यक्ति ने, अगले ट्रांजैक्शन में कर रहा है कि उसके बाद 10 लाख का माल सोनी इंटरप्राइजेस से उधार में खरीदा। सोनी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है या फिर कोई दुकान होगा या कोई होलसेलर होगा या कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उससे इसने क्या किया कि 10 लाख का माल खरीद लिया सोनी इंटरप्राइजेज से। तो खरीदने के लिए परचेज होता है, और जिस व्यक्ति से खरीदा गया यदि उधार है तो उस व्यक्ति या दुकान का नाम लिखेंगे, यदि नकद है तो कैश लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, उधार में है। अब परचेज किया जा रहा है तो परचेज में संपत्ति आता है, परचेज करते हैं आपका संपत्ति आपके बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और सोनी इंटरप्राइजेज बिजनेस में आपको संपत्ति दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। तो परचेज अकाउंट डीआर होगा, परचेज अकाउंट डीआर हो जाएगा, और सोनी इंटरप्राइजेज सीआर हो जाएगा। परचेज अकाउंट डीआर टू सोनी इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइज अकाउंट सीआर हो गया। अब चलिए, इससे सामान खरीदा गया है 10 लाख रुपए का, इससे सामान खरीदा गया है 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए का सामान हम क्या किए, इससे खरीद करके उधार में ले आए। चलिए अब कहता है अगला ट्रांजैक्शन, इसी में कह रहा है कि ये बिजनेस जो है, अब कहता है सामान तो खरीद कर लाया लेकिन फैक्ट्री में आग लग गया। सामान खरीद कर लाया, अब क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लग गया। अब कहता है कि सोनी इंटरप्राइजेज से माल खरीदा, उसमें से 5 लाख का माल आग लग जाने के कारण जल गया। अब क्या हुआ, 5 लाख का माल क्या हुआ, आग लग जाने के कारण जल गया। आप लोग लिखे थे सिर्फ लॉस अकाउंट, तो लॉस किसके कारण हुआ ये नहीं लिखे थे, इसलिए क्वेश्चन को गलत किया गया था। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर यहां पर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो बिजनेस का सभी नुकसान और सभी फायदा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और फायदा के लिए क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, 5 लाख का नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेबिट करेंगे कैसे, लॉस तो लिख लिए, चलिए हम 4 तरह का ट्रांसफर लेते हैं, लॉस ले लिए, लेकिन लॉस किसके कारण हुआ, यदि आप कारण नहीं बताए तो सीधा सा मतलब है कि आप घोटाला के चक्कर में, आप बिजनेस में 5 लाख का घोटाला करना चाह रहे हैं, सिर्फ लॉस बता रहे हैं, लेकिन लॉस क्यों हुआ, कोई चुरा के ले गया, या किसी को मुंह दिखाई में दे दिए, या आग लग गया, या बाढ़ आके चल गया, उसे बह गया, उसमें किस कारण से लॉस हुआ, उस कारण को बताना होगा। यहाँ लॉस तो हुआ लेकिन कारण किसका था, आग का कारण था। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, यदि चोरी हो गया तो लॉस बाय थीफ, चोर को थीफ कहते हैं, चोर को थीफ कहते हैं। अब देखिए इसी स्थान पर कैश खो गया, आपके पास कैश खो गया, आप पैसा ले कहीं जा रहे थे और कैश खो गया, लॉस बाय मी, मेरे द्वारा कैश खो गया। अब क्या खोया, वस्तु खोया या कैश खोया, यदि वस्तु खोया तो परचेज लिखाएगा, कैश खोया तो कैश लिखाएगा, तो लॉस बाय मी, मेरे द्वारा नुकसान हो गया। तो यहां पर लॉस बाय फायर, लॉस तो हुआ लेकिन कारण क्या था, वो कारण बताना पड़ेगा, तब बिजनेस सही होगा, नहीं तो घोटाला हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। अब देखिए ये 5 लाख का माल जला है ना, माल जला है, माल लाए कहां से, परचेज करके लाए थे, तो परचेज करके लाए और वही सामान जल गया। 10 लाख का लाए थे, इसमें से 5 लाख का जल गया, तो परचेज करके लाए थे, यदि बेचते तो हम सेल लिखते उसको, यदि बेचते तो फायदा होता, सेल लिखते, लेकिन माल जो खरीद कर लाए और आग के हवाले कर दिए 5 लाख, तो उसका अकाउंट बन जाएगा, वो लेस किसमें करेगा, परचेज में से। ये इसलिए करेंगे परचेज क्योंकि आपको स्टॉक दिखाना है कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है 10 लाख का था, उसमें से 5 लाख जल गया, तो 5 लाख से माइनस करेंगे तब तो बचेगा 5 लाख स्टॉक, इसीलिए परचेज को परचेज से माइनस करेंगे जो जल गया है। तो लॉस बाय फायर और परचेज अकाउंट, यहां जो परचेज बनेगा वो बन जाएगा सीआर, टू परचेज, टू परचेज,
अब यहाँ पर टू परचेज क्यों हुआ? क्योंकि आपको सिखाया कि परचेज हमेशा डीआर होता है। तो यहाँ पर टू परचेज इसलिए होगा क्योंकि एक बार संपत्ति आया था और ये फिर अब चला गया आग के हवाले वतन साथी। ठीक है, ये आग को हवाले कर दिया, ये हो गया आग के हवाले हो गया, लॉस बाय फायर। और टू परचेज ये आग लग के चल गया और ये जल गया। और ये माल कितना का था? तो 5 लाख रुपए का माल था, 5 लाख का ये प्रोडक्ट था। ठीक है, तो आग के हवाले प्रोडक्ट। तो यहां तक हो गया। इसका अगला ट्रांजैक्शन जो है आपके सामने, वो ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद क्या हुआ कि जब आग लग गया, आग लग जाने के कारण क्या हुआ, उसके बाद क्या किया उसने? 3 लाख का माल नकद में बेचा। 3 लाख का माल क्या किया उसने? नकद में बेचा। तो यहां पर क्या कर रहा है वो? सेल कर रहा है। सेल कर रहा है वो भी नकद में कर रहा है। तो कैश अकाउंट, जब सामान सेल कर रहे हैं तो संपत्ति बाहर जा रहा है, बदले में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट और सेल अकाउंट दो बनेगा। तो आने वाले संपत्ति को डेबिट करते हैं रियल अकाउंट से और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट से। तो ये संपत्ति क्या हो रहा है? 3 लाख रुपए आपके पास कैश आ रहा है और 3 लाख का जो प्रोडक्ट आपके पास था वो जा रहा है। तो आने वाले संपत्ति को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। यहाँ पर आ क्या रहा है? कैश आपके पास आ रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा और सेल जो हो जाएगा वो सीआर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इस ट्रांजेक्शन। 3 लाख का माल क्या किया गया है? यहाँ पर बेचा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर 5 तारीख, कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट, अब सेल अकाउंट हो गया। ये माल है 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों साइड डुअल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली से दोनों साइड लिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जब इसका फैक्ट्री में आग लग गया, तो आग लगने के बाद सोचा कि बिजनेस चलेगा अब नहीं। तो अब बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या किया? फिर इसका माल 3 लाख का बिक गया। तो उस खुशी के कारण ये क्या किया? 2 लाख का माल खरीद कर लाया और दान कर दिया। 2 लाख का माल खरीद कर लाया और दान कर दिया। अब दान कर दिया तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजैक्शन 2 हो रहा है। आप लोग में कोई कोई क्या किए थे? एक ही ट्रांजैक्शन बनाए थे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि उसके बाद 2 लाख का माल नकद खरीदा और दान में दे दिया। पहला माल था उससे कोई मतलब नहीं है। 2 लाख का माल नकद खरीदा और दान में दे दिया। आप लोग क्या किए? सिर्फ दान दे दिए, रुपया का सामान खरीद कर लेवे नहीं किए। तो सामान खरीद कर नहीं लाए, सामान नहीं खरीदिएगा तो उसको दीजिएगा क्या दान में? तो ये ट्रांजैक्शन आपको परचेज का करना था और परचेज करने के बाद फिर आपको दान देना था, लेकिन आप ऐसा किए नहीं है। 2 लाख का परचेज करना है पहले, फिर 2 लाख का दान देना है। तो 2 लाख का पहले परचेज करेंगे तब दान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परचेज नकद में किया जा रहा है। तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर और टू, ये नकद में खरीदा गया है तो कैश अकाउंट। और ये प्रोडक्ट था 2 लाख रुपए का। अब ध्यान दीजिएगा, 2 लाख का ये प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कभी कभी गलती क्या किए थे? इससे रिस्ट्राइक लिख दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्या करेंगे? आप चैरिटी यदि बना लेंगे यहाँ पर, तो चैरिटी बना लेंगे तो वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। फिर दोनों साइड 4-4 लाख पूरा होना चाहिए ना। दोनों साइड 4-4 लाख पूरा नहीं हुआ था आपका, तो ये एक ट्रांजैक्शन अलग बनेगा। सामान लाए खरीद करके अपने स्टॉक में रखे और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए? दान में दिए। तो चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डीआर टू। अब क्या नहीं होगा? ये परचेज करके गुड्स लाए और यही गुड्स दे रहे हैं। जो गुड्स परचेज करके आया वो गुड्स ही जा रहा है, ना कि कैश जा रहा। आप कैश नहीं दे रहे हैं। यदि कैश देना होता तो आप जो चैरिटी अकाउंट डीआर2 कैश अकाउंट बनाए, हम सही कर सकते थे उसको ना, वो सही हो जाता। लेकिन कैश यहाँ देना नहीं है, सामान खरीद कर लाना है और तब देना है। तो पहले परचेज करेंगे
और तब फिर हम क्या करेंगे, चैरिटी देंगे, तब देंगे चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये परचेज एक बार संपत्ति लाए और संपत्ति हम लाकर यहाँ रख लिए अपने पास, यदि खो जाता कहते लॉस बाय थिफ, लॉस बाय मी, लॉस बाय फायर, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको दे रहे हैं। तो संपत्ति हम लाए और वही संपत्ति वापस दे रहे हैं। यदि उसे हम बेचते तो सेल लिखते, संपत्ति जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, संपत्ति अभी भी जा रहा है, लेकिन किसके हवाले हो रहा है, चैरिटी के हवाले हो रहा है। तो परचेज करके लाए और उसको दे दिए, इससे कोई फायदा हम नहीं कमाए, इससे कोई फायदा नहीं कमाए हैं। तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा, जितना का परचेज किए थे उतना ही आप दे भी रहे हैं। 2 लाख का ये प्रोडक्ट इस प्रकार से चला गया। अब क्या कह रहा है अगला ट्रांजैक्शन, इसके बाद क्या कह रहा है कि माल नकद खरीदा और दान में दे दिया। उसके बाद फिर 7 लाख का माल उधार खरीदा हरि से। हरि नाम का एक व्यक्ति है जिससे 7 लाख का माल खरीदा गया है। तो परचेज अकाउंट DR और हरि अकाउंट CR, क्योंकि परचेज में संपत्ति आ रहा है और हरि देने वाला है, तो CR हरि हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट DR, ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR और टू हरि अकाउंट, हरि अकाउंट। अब ये माल जो खरीदा गया है, ये 7 लाख रुपए का माल खरीदा गया है, 7 लाख का ये प्रोडक्ट परचेज किया गया। तो आप यहां तो देख लिए 7 लाख का प्रोडक्ट परचेज कर लिया गया। चलिए इसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद 10 लाख का माल नकद में बेच भी लिया, 10 लाख का माल नकद में बेच भी लिया, तो सेल अकाउंट और कैश अकाउंट बनेगा। तो यहां पर संपत्ति जा रहा है, तो सामान बेच रहे हैं, तो बेचने की प्रक्रिया को सेल लिखते हैं, और बदले में क्या हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, भी नकद बेच रहे हैं। तो आने वाला संपत्ति कैश हो गया और जाने वाला संपत्ति सेल हो गया। तो आने वाले संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो हम यहाँ पर सेल किया गया, तो सेल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट DR हो जाएगा, कैश अकाउंट DR और टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। अमाउंट जो है ये 10 लाख रुपए है, 10 लाख। चलिए 10 लाख रुपए यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या किया गया है, माल बेचने के तत्पश्चात इसने वह माल बेच लिया, माल बिक भी गया, फैक्ट्री में आग भी लग गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद कह रहा है 4 लाख रुपए इसने बैंक में जमा भी किया है। अब बिजनेस में आग लगे लेकिन कोई गम नहीं है, पैसा बैंक में जमा होगा ही होगा। चलिए 4 लाख रुपए क्या हो रहा है, बैंक में अब जमा करना है। तो 4 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक पाने वाला पैसा आप जमा कर रहे हैं, कहां पर, बैंक में कर रहे हैं, और कैश जमा कर रहे हैं। तो संपत्ति हमारे बिजनेस में कैश है, इस स्थिति में कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, कैश जा रहा है, और बैंक पाने वाला, बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट पाने वाला। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, आप लोग लिखे थे बैंक को क्रेडिट। तो बैंक में जमा करने के बजाय आप लोग निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बैंक में 4 लाख रुपए जमा किया गया है, 4 लाख रुपए जमा किया गया है। तो ये चलिए जमा हो गया, ये जमा हो गया। अब इसके बाद रुपया जमा भी कर लिया। अब कह रहा है कि माह के अंत में, यानी कि उस माह के अंत में आखिरी तारीख को, 30 तारीख को, या फिर जिस माह में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस माह के आखिरी तारीख 30, 31, 28 या 29 हो सकता है। तो उस महीने की आखिरी तारीख को या अंत में 50,000 रुपए रूम रेंट दिया, वो 50,000 रुपए रूम रेंट दिया, 40,000 रुपए वेतन यानी कि सैलरी दिया, 200 रुपए न्यूज पेपर वाले को दिया, उसके बाद 600 रुपए वाटर बिल पेड किया, और मजदूर के लिए 11,000 का मजदूरी का भुगतान नकद में किया। ये क्या कर रहा है,
नकद में भुगतान कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को आप एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अलग बनाएंगे तो भी सही होगा और एक साथ बनाएंगे तो भी सही होगा। तो एक साथ बनाने में क्या होगा कि अमाउंट को इंक्लूड करना पड़ेगा और सिंगल सिंगल बनाएंगे तो सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक साथ ही बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूम रेंट या सिर्फ रेंट। आप लोग जो भी लिखे हैं वो सही कर दिए हैं, लेकिन इसका वाजिब में मकान किराया है तो रूम रेंट डीआर। इसके बाद सैलरी, सैलरी अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद वाटर बिल, वाटर बिल डीआर। न्यूज़पेपर बिल, न्यूज़पेपर बिल भी डीआर होगा। इसके बाद वेज अकाउंट डीआर। जितना भी डीआर होगा सबको पहले लिखना है, जितना भी डीआर होगा सभी को पहले लिख लेना है। उसके बाद अब जो सीआर हो रहा है तो पैसा खर्च हो रहा है कैश में, क्या हो रहा है, कैश में खर्च हो रहा है। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब देखिए रेंट के लिए खर्च हो रहा है 50,000 रुपए, सैलरी के लिए खर्च हो रहा है 40,000 रुपए, वाटर बिल खर्च हो रहा है 600 रुपए, न्यूज़पेपर बिल खर्च हो रहा है 200 रुपए, वेज खर्च हो रहा है 11,000 रुपए। चलिए ये 11,000 रुपए क्या हुआ यहाँ पर खर्च हो गया। तो 5 4 9 1 10 यानी कि 1 लाख, और ये हो गया 200 और ये 600 800 और 1,000 यानी कि 1,18,100 रुपए क्या हो रहा है कैश में खर्च हो रहा है। तो 1,18,100 रुपए ये हम क्या किए, खर्चा कर दिए। ये खर्चा हो गया 1,18,100 रुपए। तो इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन एक साथ इस सब को जोड़ करके अमाउंट बराबर होना चाहिए। जितना अमाउंट इधर हो रहा है उतना अमाउंट यहाँ भी होना चाहिए। डुअल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिनके पास नहीं होगा वो डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं और फिर ट्रांजैक्शन को बना सकते हैं। जहां जो गलती हो उसको आप देख सकते हैं।